नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में आज से 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। बच्चों के बचाव के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि संक्रमण के खिलाफ उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर शनिवार से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। पोर्टल पर रविवार शाम तक 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। किशोरों के टीकाकरण के लिए जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑन स्पॉट यानी मौके पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। दूर दराज या जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां के जो किशोर हैं वो सीधे टीका केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उन्हें तुरंत टीका भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा करते हुए बताया था कि 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि कमजोर प्रतिरक्षा वाले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी तीसरी वैक्सीन के तौर पर प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से हो रही है। और हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. बेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आज से बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। कितना महत्वपूर्ण इस शुरुआत को माना जाए, क्योंकि एक लंबे वक्त से हम इंतजार कर रहे थे कि उन बच्चों को, उन किशोरों को कब वैक्सीन दी जाएगी। कितना महत्वपूर्ण यह निर्णय माना जाए? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मगर वैक्सीनेशन का हमें अभी जो एडल्ट्स को है उनमें भी 2 डोजेज जो हैं उनमें भी अभी पूरी तरह से हम कामयाब नहीं हुए हैं कि 80-90% लोगों को 2 डोजेज दिला सकें। और दूसरी बात यह है कि बूस्टर डोज भी जहां बाहर के देशों से जो आंकड़े आ रहे हैं इतने बढ़ चढ़ कर, वहां पर जो है काफी तादाद में लोगों को बूस्टर डोज भी लगा हुआ है। तो हमें ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है कि 15 से 18 साल के बच्चों में ये वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, मगर इसके साथ हमें बूस्टर डोज के ऊपर भी इमीडिएटली ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआती तौर पर तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 60 साल से अधिक के लोग हैं उन्हें प्रिकॉशन डोज के तौर पर डोज दी जा सकती है। यस, और ये भी एक इस तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। तो इसके अलावा जैसे हम पहले कहते हैं कि अच्छे से मास्क पहनना, टाइट मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग और पब्लिक प्लेस के प्रोटोकॉल्स है उनको एकदम हमें लागू करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत साफ तरीके से मालूम पड़ गया है कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला वायरस है और ये जो वेरिएंट है ये बाकी दोनों वेरिएंट के मुकाबले में बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। और 135 करोड़ के देश की संख्या वाले देश में ये जो अगर थोड़े से भी हॉस्पिटल में लोग भर्ती हुए या उनकी मौतें हुई तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने वाली है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी ये जानकारी आपसे कहलवाना चाहूँगा कि हम सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा सवाल करते हैं कि सरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रही हैं, जो जिम्मेदारी भी है सरकार की, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते भी हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या हम उन जिम्मेदारियों को पूरा निभा पा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आज के दौर में सामने आ रही हैं, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है और लोगों की भीड़ भी सामने आ रही है, उस पर लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे, क्या सुझाव उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप जिम्मेवार नहीं होंगे तो सरकारें कुछ भी करती रहे, वो सरकारें जो है उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो हर एक नागरिक से मेरी ये प्रार्थना है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना बचाव करिए, अपने आसपास का बचाव करिए, तो सरकारों की जो प्रयास है वो भी सफल होता नजर आएगा। अगर हम ये अपनी जिम्मेवारी खुद ही नहीं लेंगे और अपने परिवार वाली की जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे खुद, तो ये जो पहले स्थिति आई थी हम उसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां तो है ही, लेकिन खुद एक नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जान है तो जहान है और अपनी जान की चिंता करना हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, अपने परिजनों की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए कोविड नियमों का पालन करें।
पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए की संदिग्ध हरकत को देखते हुए उसे ढेर कर दिया। पाकिस्तानी घुसपैठिए की बीएसएफ जम्मू की अलर्ट टुकड़ियों ने बीपी नंबर 978 के सामने तलाशी भी की थी। हालांकि उसके पास से मिले सामान के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। एहतियातन बीएसएफ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्री गुफवाड़ा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया था। पुलिस ने बताया कि एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है और उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित कई सामग्रियां बरामद की गई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे तभी उन्होंने बचाव में गोलीबारी की। इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर में शनिवार को आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की 3 घटनाएं हुई थी। इससे पहले शनिवार को पुलिस और सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के त्राल इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि शोपियां में पुलिस और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में भी 2 आतंकवादी मारे गए थे। पूर्व एडीजी प्रवास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। एडीजी साहब, यहां पर आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई और घुसपैठिए को हमारी बीएसएफ ने ढेर कर दिया है, आखिरकार ये जो पाक है ये नापाक हरकत करने से बाज क्यों नहीं आता और किस तरह की चुनौतियां बीएसएफ के सामने वहां पर होती हैं? बिल्कुल, ये जब जितना ये फेंसिंग बना है हमारा पठानकोट से लेकर के अखनूर तक 191 किलोमीटर, जब मैं पहले मैं डीआईजी जम्मू था तब ये चीज मैंने किया था। इससे जस्ट फेंसिंग वाज डन बाय मी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो कल रात को जो घटना हुआ वो आर्निया बॉर्डर में एक हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट वो पेनिट्रेट करना चाहता था, लेकिन ये पता है कि आजकल टेक्निकल इक्विपमेंट्स बीएसएफ मौजूद है और बीएसएफ के जो प्रहरी है वो बहुत सतर्क है बॉर्डर में और वो निगरानी रखते हैं। उन्होंने उनको पहचान सके और उसको मार गिराए। सिर्फ एक ये इंसिडेंट नहीं, अभी गुरदासपुर में 2 हफ्ते पहले एक और उग्रवादी भी मारा गया था। बीएसएफ के जो ऑप्स पेट्रोल पार्टी थे उन्होंने मार गिराए थे। और इस टाइप का जो वारदात सिर्फ पेनिट्रेशन के साथ हेवी आर्म्स भी आता है, ड्रोन्स भी आता है और ड्रोन्स के साथ आईडीज भी आते हैं और उसके साथ टनल भी खोदाए जाते हैं और जितने टनल ये खोदते हैं सबके सब टनल को बीएसएफ पकड़ भी लेता है। लेकिन ये जो चीज है इससे पाकिस्तान बाज नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं। इमरान कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है। ये जिया ने बना करके अपना जो जावेद ने बना करके रखे हैं, तो इसलिए ये चीज चलता रहेगा। और ये प्रक्षीवाद जो है ज्यादा स्ट्रेंथ पाकिस्तान का हो गया क्योंकि पाकिस्तान को 2 डायरेक्ट कंट्री जो है चाइना और टर्की ये बहुत मदद करते हैं और टर्की के थ्रू में नाटो वेपन्स भी मिल जाता है, चाइना के थ्रू में सैटेलाइट ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन्स भी मिल जाता है। और जितना इनका ट्रेनिंग कैंप है, जहाजी ट्रेनिंग कैंप जो मुजफ्फराबाद जेल में है, उनको चाइना फंडिंग करता है और वेपन्स टर्की देता है। तो इसलिए ये पाकिस्तान इससे बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान एक टोटली गैर गुजरा कंट्री है। वो डिपेंड करते हैं, उनका इकोनॉमी डिपेंड करता है कि दूसरों से भीख मांग करके लेना और उनका एक ही काम है कि वो वेपन्स पैदा करना है, जिहादी पैदा करना है, इंडिया को तंग करना है क्योंकि इंडिया उनका दुश्मन नंबर 1 है। और हमको इससे बात आना चाहिए, हमको बिल्कुल सतर्कता पूरा रखना चाहिए, बॉर्डर पे निगरानी। प्रवास जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो एरिया होता है, जो बॉर्डर एरिया है, और जब इस तरह के लोग घुसपैठ करते हैं, घुसपैठ करते हैं, किस तरह की चुनौती होती है, किस तरह से वहां पर नजर बीएसएफ बनाकर रखती है कि जो ये घुसपैठिए हैं ये घुसपैठ ना कर पाए? मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसा कोई भी पावरफुल कंट्री आज तक पैदा नहीं हुआ है कि जो अपना लैंड बॉर्डर को 100% सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है या इन्फिल्ट्रेशन रोक सकता है।
लैंड बॉर्डर कभी भी उसको क्रॉस किया जा सकता है। जैसे पठानकोट अटैक के टाइम पर उस रिवर के थ्रू में उन्होंने जिहादीज पेनिट्रेट किए थे। और हम बताना चाहते हैं जो हमारा फेंसिंग है, ये फेंसिंग जो क्रॉस करते हैं, फेंसिंग क्रॉस करने का तरीका जो है उसको अपनाते हैं। अपोजिट में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो जो है रबर का लैडर होते हैं जो दोनों एक साइड में ऊपर उठ जाते हैं और दूसरे साइड को वो टिल्ट हो जाता है, उससे उतर जाते हैं, जिसमें करंट नहीं लगता है। और जब अपना वेदर जो धुंधला वाला एरिया होता है उस टाइम पे तकरीबन 1.5 मिनट में एक आदमी इतना बड़ा जो है 18 फीट का फेंसिंग जो है आदमी आराम से क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग किया जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, जो हमारा एम्बुश पॉइंट्स है, तो उसको बहुत नजदीक रखना चाहिए। और जहां पर धुंध हुआ, जहां पर मौसम खराब हुआ, वो टाइम पे जरूर पाकिस्तान का जिहादी क्रॉस करेंगे। और उसी टाइम पर उनके पास जो स्टेल्थ, उनके पास जो सैटेलाइट्स है, वो थ्रू क्लाउड्स वो उसको चेक करते हैं कि इंडियन ट्रूप्स कहाँ पर बैठी है और कितने गैप है, उस गैप के बीच में वो भेजना चाहते हैं। लेकिन आजकल जो है गैप्स कम है। हमारा टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो है वो भी बादल के थ्रू में और धुंध के थ्रू में देखने में सक्षम है। तो कोशिश किया जा रहा है और जवान को ट्रेनिंग दिया जाता है। टेक्निकल इक्विपमेंट्स बहुत बॉर्डर को दिया जा रहा है और उम्मीद रखे कि पाकिस्तान का जो प्रक्षीवार ये कभी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लैंड बॉर्डर 100% कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो एक का दुक्का जरूर आएंगे। और जम्मू में क्यों हो रहा है, गुरदासपुर में क्यों हो रहा है, मैं बताना चाहता हूँ। गुरदासपुर या पंजाब बॉर्डर में अगर वो क्रॉस करेंगे, वो सिटी एरिया बहुत नजदीक हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में जम्मू एक जगह है जो आर्निया सेक्टर हो गया, कठुआ सेक्टर हो गया, रामबन सेक्टर हो गया, उसके 5 किलोमीटर में नेशनल हाईवे चल रहा है, जिसमें कि बहुत आसानी से अगर वो क्रॉस करिए तो वो कश्मीर चले जा सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू का है उसके थ्रू में क्रॉस करने के लिए अखनूर से लेकर के पठानकोट तक ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और जिसको बीएसएफ के अंडर में है और बीएसएफ गार्ड करता है। और मेरे को पूरा उम्मीद है कि बीएसएफ बहुत अच्छे काम कर रहा है और हमारे जो है जवान से बहुत मजबूत है, बहुत ट्रेंड है और हमारा उनके ऊपर बहुत भरोसा है और ये कारगर साबित करेंगे। और जितने ये आते रहेंगे, वो तालिबान आए या टर्की से ट्रेंड या चाइनीज से ट्रेंड आए, सबके सब मारे जाएंगे और सबका डेड बॉडी ऐसा बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवास मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब नागालैंड, मणिपुर समेत कई पूर्वोत्तर के राज्यों में अफवाह हटाने की तेज मांग की जा रही है। पीएम मणिपुर की राजधानी इंफाल में 4800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जबकि अगरतला में वो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे और 2 अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मणिपुर में पीएम मोदी 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, वहीं 2950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की नींव रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला एवं संस्कृति समेत विविध क्षेत्रों से संबंधित है। कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए देश भर में चल रही परियोजनाओं की तरह प्रधानमंत्री 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना की नींव रखेंगे। एक अन्य अहम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर बराक नदी पर 75 करोड़ रुपए की लागत से बना इस्पात का एक पुल है, जिससे इंफाल से सिलचर तक संपर्क बढ़ेगा और मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों को करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने 2387 मोबाइल टावर भी समर्पित करेंगे, जिससे मोबाइल संपर्क में सुधार होगा। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की पीएम मोदी की कवायद के तौर पर राज्य में पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।
एक तरफ देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक भारत में तीसरे लहर की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वायरस अब कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, सुनिए। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे, उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और एक तरफ देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में लगातार रैली देखने को मिल रही है। दिल्ली, मुंबई के बाद कोलकाता में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोलकाता में 5 दिन के अंदर ही कोरोना संक्रमण के मामलों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। लोगों की इसी लापरवाही और कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार ने कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादियों और अंतिम संस्कार में जुटने वाली भीड़ पर भी नकेल लगाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में जिम, फिटनेस सेंटर, विक्टोरिया मेमोरियल को एक बार फिर बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज को फिर से बंद कर दिया गया है। ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ही आने की इजाजत दी गई है। ट्रेन और मेट्रो में 50% क्षमता के साथ ही यात्रा कर सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। 5 जनवरी से दिल्ली और मुंबई से विमानों के घरेलू उड़ान पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज से केवल वर्चुअल सुनवाई होगी। ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने रविवार शाम फैसले की घोषणा करते हुए एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में कहा गया है कि शारीरिक उपस्थिति के साथ सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने वाला पहले जारी किया गया एक परिपत्र इस अवधि के लिए निलंबित रहेगा। 3 जनवरी से 2 हफ्तों के लिए अदालतों में सभी सुनवाई सिर्फ वर्चुअल माध्यम से होगी। सुप्रीम कोर्ट सर्दियों के अवकाश के बाद सोमवार से फिर से खुलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में भी केवल वर्चुअल सुनवाई होगी। यूपी चुनाव को लेकर इन दिनों सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव की तुलना गब्बर सिंह से कर दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहचान झोंको ताल, पहचान हमारी टोपी लाल। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज बच्चा जानता है कि लाल टोपी वाले आदमी गुंडे होते हैं। ये पूरा बच्चा जानता है मित्रों कि लाल टोपी वाले कितने गुंडे किए हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की मां कहती थी, बच्चों सो जाओ, नहीं तो वरना लाल टोपी वाले गुंडे आ जाएंगे, उठा लेंगे, ले जाएंगे। 5 बजे लोग ताला बंद कर देते थे, लोग झुक जाते थे। आज सीतापुर से कोई बेटी अपने मां के साथ 12 बजे रात को शादी विवाह करके इस स्थान पर आ सकती है और रात में कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है मित्रों, और छेड़ेगा तो मरेगा। यही योगी का शासन है मित्रों। पहचान
अमेरिका के केंटुकी राज्य में भीषण तूफान के बाद अचानक बाढ़ आने से तबाही मच गई, जिसके चलते गवर्नर एंडी बेशेयर ने राज्य में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी है। तूफान से संपत्तियों को नुकसान पहुंचने के साथ ही बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। होपकिंसविले में बवंडर उठने की आशंका जताई जा रही है। इस क्षेत्र में घातक बवंडर आने के 3 सप्ताह बाद ही तूफान आया था। इसके कारण केंटुकी में 77 लोग सहित 5 राज्यों में 90 से अधिक लोग मारे गए। शनिवार दोपहर तक केंटुकी के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई थी। आपको बता दें कि केंटुकी के गवर्नर कार्यालय ने बताया कि अचानक आई बाढ़ की वजह से राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में कई सड़कें बंद हो गई हैं। केंटुकी के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई गई थी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीकाकरण की उच्च दर के बावजूद भी पहले डेल्टा वेरिएंट ने अपना कहर बरपाया और अब ओमाइक्रोन वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड मामले दर्ज होने के बावजूद भी देश में संक्रमण को रोकने के लिए नए नियम लागू नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा कि इंग्लैंड में नए प्रतिबंध लगाना आखिरी उपाय होगा, यानी जब सब तरीके फेल हो जाएंगे तभी नए प्रतिबंध लगाने पर फैसला होगा। जावेद ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आईसीयू में भर्ती मरीजों का आंकड़ा अभी स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात ऐसे वक्त पर कही जब देश में ओमाइक्रोन के मरीज बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को ही 1,90,000 नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन ने इंग्लैंड में नए नियम लागू नहीं किए हैं, जहां ब्रिटेन की कुल आबादी में मिले मामलों का 80% दर्ज हुआ, जबकि स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ने नियमों में सख्ती कर दी है। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है। इससे पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही टीम इंडिया सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज कर चुकी है और 1-0 से आगे है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से जोहान्सबर्ग में खेला जाना है। यह मैदान भारत के लिए अब तक काफी भाग्यशाली साबित हुआ है। टीम इंडिया यहां अब तक एक भी टेस्ट नहीं हारी है। भारत के इस मैदान पर इतिहास रचने का मौका है। भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीतते ही दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीत लेगी। जोहान्सबर्ग मुकाबले पर ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन की भी निगाहें टिकी हुई हैं। अश्विन इस मुकाबले में 6 विकेट लेते ही पूर्व कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़ टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।